हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की। हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक टॉपिक रह गया था, इस पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो भारत सरकार द्वारा जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय किए जाते हैं। मौद्रिक नीति या साख की बात करें, दूसरा फिजिकल नीति यानी कि राजकोषीय नीति, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी यानी कि प्रशासनिक नीति। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति के तहत क्या किया जाएगा, यानी कि नाम ही है मौद्रिक, यानी कि मुद्रा का प्रबंधन किया जाएगा। इसमें किस तरह मार्केट में फ्लो करना है या कमी करनी है, बढ़ाना है। तो यह नीति जो पॉलिसी लाई जाती है, किसके द्वारा लाई जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो देख लेते हैं आरबीआई का गठन कब हुआ। आरबीआई का जो गठन हुआ कब हुआ? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया 1 अप्रैल को? ऑसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ। अभी कौन है आरबीआई के अध्यक्ष? या गवर्नर शशिकांत दास। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। पहले गवर्नर कौन है इसके? ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय 1935 से लेकर 37 तक कहाँ था? मुंबई में, कलकत्ता में। अभी कहाँ है? मुंबई में। टोटल इसके 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी आरबीआई से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम जो मौद्रिक नीति लाई जाती है, मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाएगी। मौद्रिक नीति समिति पहले से थी या बाद में बनी? बाद में बनी, पहले से नहीं थी। कब बनी? 27 जून 2016 को गठन किया गया, 27 जून 2016 को। और यूपीएससी द्वारा क्या है 2017 में क्वेश्चंस पूछा गया था मौद्रिक नीति समिति से रिलेटेड। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो ये आरबीआई एक्ट है, इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, संशोधन करके क्या मौद्रिक नीति समिति का गठन 27 जून 2016 को किया गया। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। सरकार द्वारा 6 सदस्यों की समिति बनाई गई। ठीक है, लेकिन इसको 2 पार्टों में बांटा गया है, यानी कि इस 6 सदस्य में भी क्या है, जो 3 सदस्य हैं वो आरबीआई से होंगे, प्लस 3 सदस्य कहां से होंगे? सरकार द्वारा चुने जाएंगे। सरकार द्वारा चुने। ठीक है, तो आरबीआई के जो 3 सदस्य हैं उसमें कौन है? एक तो गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, और एक डिप्टी गवर्नर, और तीसरे आरबीआई का कोई पदाधिकारी, और 3 सरकार द्वारा चुने जाएंगे। तो इस समिति का जो नेतृत्व किया जाता है आरबीआई गवर्नर द्वारा। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की बात करें, एक बार समिति का गठन हुआ तो उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। ठीक है, और साल में कितनी बार मौद्रिक नीति लाई जाती है? 3 महीने पे 4 बार। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी मौद्रिक नीति समिति की, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब बात करें किसमें कि क्या उपाय किया जाता है मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ये सारे टर्म्स हैं: बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमएस, ठीक है, एमएसएफ,
पुनर्क्रय प्रस्ताव दर भी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, यानी कि बैंक दर क्या है। आम बोलचाल की भाषा में बात करें अगर बैंक रेट के बारे में, तो कहा जाता है कि आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों को क्या है, ऋण देती है, उधार देती है, जिस ब्याज दर पर, उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अभी बैंक रेट कितना, 6.15% पर ब्याज दर है, अल्पावधि के लिए होता है ये। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें अगर कोर पॉइंट की बात करें तो बैंक रेट किसके लिए जारी किया जाता है, तो बैंक रेट जो होते हैं, अगर किसी बैंक द्वारा प्रथम श्रेणी का बिल, वाणिज्यिक बिल जारी किया जाता है, ठीक है, और ये प्रथम श्रेणी का जो वाणिज्यिक बिल है वो किसके लिए होते हैं, मेनली व्यापारियों के लिए होते हैं, ट्रेडर्स के लिए होते हैं। उसी को जमा करके रखकर आरबीआई के पास क्या है, उधार लिया जाता है बैंकों द्वारा, जितने भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, केरला यूनियन, ठीक है, सीबीआई, इनके द्वारा क्या है, उधार लिया जाता है। तो किसको रखकर, प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ राशि क्या है, उल्लिखित होती है, जो बैंक जारी करता है व्यापारी के नाम, कुछ राशि उसमें उल्लिखित होती है, उस पर गारंटी दी जाती है बैंक द्वारा। ठीक है, उसी को जमा करके क्या है, उधार लिया जाता है कमर्शियल बैंकों द्वारा, और वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। अभी फिलहाल 6.15% है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी बैंक रेट से रिलेटेड। बैंक रेट भारत में काफ़ी प्रचलित नहीं है, हालांकि ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, बाहर के देशों में यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो हमारा है CRR, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, इसमें कुछ अपने जो कुल मांग है, NDTL है, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो बैंकों का है कुल मांग और जितना भी सावधि जमा है टाइम के लिए, सावधि मतलब कुछ समय के लिए, या कितने दिन के लिए हो सकता है, 7 दिन से लेके कई वर्ष तक होता है सावधि जमा, यानी कि FD RD, ये सब किस में आते हैं, सावधि जमा में। और ये मांग यानी कि जो पब्लिक द्वारा जमा किया जाता है पैसा, पब्लिक द्वारा क्या है, बैंकों को दिया जाता है। ठीक है, और कुछ पैसा बैंक द्वारा जमा रहता है बैंकों में, जो पब्लिक को क्या है, लोन में के रूप में दिया जाता है, आरबीआई का CRR देने के बाद जो पैसा बचता है। ठीक है, इसको क्या है, मांग कहते हैं। और सावध FD जो कराया जाता है, RD कराया जाता है, यानी कि रिकरिंग मतलब बार बार एक ही पैसे क्या है, उसको लगाया जाता है बैंकों में, उसे क्या RD कहते हैं। तो जो बैंकों का NDTL है, टोटल कुल मांग और सावधि जो जमा है, ठीक है, उसका कितना परसेंट, ये तो मौद्रिक नीति तय किया जाता है कितना परसेंट रहेगा, 4-5 जो भी परसेंट रहा है। तो जो भी टोटल उसका पैसा है बैंक के पास, उसको क्या आरबीआई के पास उतना प्रतिशत क्या है, आरबीआई के पास जमा होता है। जैसे हम मान लें किसी कॉमर्शियल बैंक के पास क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, और आरबीआई द्वारा CRR कितना रखा गया है, 4%। ठीक है, तो 100 का 4% क्या होगा, 4 रुपए, यानी कि आरबीआई के पास 100 रुपए में से क्या है, कमर्शियल बैंकों को 4 रुपए जमा करना पड़ता है, जमा करना पड़ेगा। इस बार रेस्ट कितना बच गया, कॉमर्शियल बैंकों के पास 96 रुपीज। ओके, 96 रुपीज। तो यही क्या है, जो 4 रुपए जमा हो रहा परसेंटेज में, 4% में क्या है, नगद आरक्षित अनुपात रिजर्व है, किसके पास, आरबीआई के पास। ओके, अब इतने पैसे का क्या है, लोन दे, ऋण दे, मार्केट में फ्लो करें। ये हो गया हमारा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये अनिवार्य है, SLR भी अनिवार्य है, कंपलसरी है,
जमा रखना ही है। एसएलआर यानी कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यानी कि सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात की बात की जाए तो यह एसएलआर इस समय कितना है, 18%। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40%। यानी कि यह 0 से लेके 40% तक हो सकता है। अभी फिलहाल कितना है, 18%, ठीक है। तो बैंकों में जो बात की हमने, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उसमें जो उनकी एनडीटीएल की बात की हमने, मांग और सावधि जमा की जो बात की, उसका कुछ अनुपात क्या है, बैंकों को रखना पड़ता है नगद, आरबीआई के पास नहीं, इतना प्रतिशत नगद, स्वर्ण गोल्ड में और सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों में। तो एसएलआर में 3 चीजें शामिल हैं। पहली बात करें हम नगद की, कैश की, दूसरी बात करें गोल्ड यानी सोना की, और तीसरा सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति। तो एसएलआर में 3 चीजें हैं, नगद रखना पड़ता है, कैश भी, सोना भी, और सरकारी प्रतिभूति। जहां सीआरआर क्या था, आरबीआई के पास जमा था, यहां एसएलआर में क्या होता है, बैंकों को स्वयं अपने पास ही क्या है, इसको आरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, इन 3 फॉर्म में 18%। तो इस तरह क्या, ये दोनों जो हैं क्या है, कंपलसरी हैं, ठीक है, ये अनिवार्य है सभी के लिए। तो एसएलआर को कब लाया गया था, हालांकि मूल रूप से नहीं था, एसएलआर को 1962 में जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, 1962 में। जो बात करने आरबीआई एक्ट 1934, इसमें अमेंडमेंट करके एसएलआर कब लाया गया, 1962 में। सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो राज्य सहकारी बैंक हो, चाहे केंद्रीय सहकारी बैंक हो, चाहे स्थानीय क्षेत्रीय बैंक हो, जैसे पूर्वांचल बैंक टाइप, स्थानीय प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हो, और सभी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। सबके लिए क्या है, एसएलआर रखना अनिवार्य है। किस अधिनियम के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ठीक है। एसएलआर बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 के तहत क्या है, सभी बैंकों के लिए या उनका उत्तरदायित्व है एसएलआर रखना, ठीक है। ये तो बात हमारी एसएलआर की। नेक्स्ट बात करेंगे हम रेपो रेट की। रेपो रेट की दर अभी वर्तमान में कितना है, 6.50, यानी कि 6.5%। यानी कि रीपो, यानी कि री मतलब रीपर्चेज, ठीक है, उस दर पे की जाएगी सरकारी प्रतिभूतियों को। बैंक क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण प्राप्त करते हैं, किससे, आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई से ऋण प्राप्त करेंगे किस दर पर, 6.5% पर, जो अभी फिलहाल है 6.5% ब्याज पर क्या है, आरबीआई से बैंक, कमर्शियल बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर क्या है, ऋण प्राप्त करते हैं 6.5% पर। ओके, वादा करते हैं कि हम ये पूरा प्रतिभूतियां क्या है, दोबारा लेंगे या खरीदेंगे, वादे पर आधारित है रेपो रेट। नेक्स्ट जो बात की हमने, इसका उल्टा जस्ट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, उल्टा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या है, ऋण लेगी, यानी कि ब्याज देती है। क्योंकि ये रेपो रेट क्या है, अल्पावधि है, यानी कि 7 दिन, 14 दिन, 28 डेज, इस तरह के लिए है, ठीक है। दोबारा क्या है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से क्या करती है, ऋण लेती है, यानी कि वो प्रतिभूति खरीद लेती है। अब आरबीआई क्या है, कॉमर्शियल बैंकों को
ब्याज देगी। तो ये रिवर्स रेपो रेट इस समय कितना है? 3.35%। कितना है? 3.35%। मतलब जब आरबीआई को देना है तो कम पे दे रही है, जब लेना है तो 6.5% पर ऋण ले रही है, ठीक है, या ब्याज ले रही है। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट बात करें हम मुद्रास्फीति कंट्रोल में, तो OMS यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि खुला बाजार परिचालन, परिचालन। इसमें क्या होता है? आरबीआई द्वारा क्या है, जो भी सिक्योरिटीज हैं सरकारी, उसको कोई भी खरीद सकता है, छूट दी जाती है खुले मार्केट की तरह। जैसे केंद्र सरकार भी खरीद सकती है, ठीक है, राज्य सरकारें भी खरीद सकती हैं, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल बैंक, वित्तीय बैंक, या किसी अदर देश का क्या, केंद्रीय बैंक, क्या इन सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये इसी क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस या खुला बाजार परिचालन। ये हो गया हमारा OMS। नेक्स्ट बात करें मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी। मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि MSF कब लाया गया था? 2011 में, ठीक है, 2011 में। बैंक दर यानी बैंक रेट ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे इंडिया में, तो उसकी जगह क्या है? MSF लाया गया, सीमांत स्थिरता सुविधा, MSF 2011 से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी बैंकों की NDTL है, यानी कुल मांग और सावधि जमा है, जो हमने बात की, उसका 1%, यानी कि NDTL का क्या 1% क्या है के बराबर, क्या है, ओवरनाइट, रात भर के लिए उधार ले सकते हैं आरबीआई से जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। ओवरनाइट के लिए होता है ये MSF 1% उधार आरबीआई से, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सीमांत स्थिरता सुविधा, ओके। ये हमारा मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी। एक और है चीजें हैं, क्या है? रीपर्चेज ऑफर, ठीक है, रेशियो। पुनर्क्रय प्रस्ताव दर। पुनर्क्रय प्रस्ताव दर कब लाया गया था? पुनर्क्रय प्रस्ताव दर 1992 में लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त होती है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद होती है अल्पावधि के लिए। वो अल्पावधि क्या? 1 से 14 दिन, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, लेकिन आरबीआई द्वारा क्या है, 1 से 14 दिन के अंदर फिर क्या है, उसे वापस खरीद लिया जाता है, ठीक है। आरबीआई इस डेट के बीच में आरबीआई क्या करती है? पुनः खरीद लेती है। इसका नाम क्या है? रीपर्चेज ऑफर रेट, यानी कि पुनर्क्रय प्रस्ताव दर, यानी, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है कमर्शियल बैंक और आरबीआई द्वारा आपस में, 1 से 14 दिन के अंदर की अल्पावधि होती है, या ओके। तो ये तो बात हुई हमारी SLR, MSF और पुनर्क्रय प्रस्ताव दर की। एक चीज बात करें हम, क्या डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। तो प्रिय मुद्रा नीति
और सुलभ मुद्रा नीति में क्या अंतर है। इसमें क्या होता है, प्रिय मुद्रा नीति में यानी कि डियर मनी पॉलिसी में कि आरबीआई क्या करती है, जो जनता की मांग है, धन की जो मांग है जनता की, उनको आसानी से न मिल सके, यानी कि उस मांग पर क्या है, अंकुश लगाया जाता है आरबीआई द्वारा, क्या करके, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लगा करके। ठीक है, जब हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या, डिमांड कम होगी ऋण की जनता द्वारा। इसे वो क्या बोलते हैं, प्रिय मुद्रा नीति। और चीप मनी पॉलिसी यानी कि सुलभ मुद्रा नीति, इसमें क्या है कि मार्केट में पैसा फ्लो करने क्या, लो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है आरबीआई द्वारा, यानी कि जो जनता की मांग है ऋण की, उसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सके पब्लिक को, इसलिए क्या है, लो इंटरेस्ट रेट रखा जाता है। ठीक है, तो यह है प्रिय मुद्रा नीति और सुलभ मुद्रा नीति। ओके, नेक्स्ट जो बात करें अब फिजिकल पॉलिसी और प्रशासनिक नीति की। फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लाया जाता है। ओके, कुछ खास काम किए जाते हैं, जैसे कि अनावश्यक जो व्यय है प्रशासन में या मंत्रालयों में, उसके बजट में कमी की जाती है। लोगों की आय में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। कैसे, कराधान के माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से। ठीक है, उधार लेना, ऋण लेने के माध्यम से पैसा फ्लो करती है। ठीक है, ऋण देना, कृषि उत्पादों पर नए कर लगाकर क्या है, शुरुआत की जाती है, जैसे कृषि उत्पाद पर कर है, कृषि कल्याण कर। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी को अगर बात करें तो फिजिकल पॉलिसी में 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि विस्तारवादी है, संकुचनवादी है और तटस्थ है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या हो, तटस्थ रहे। ठीक है, तो राजकोषीय नीति में मेन काम यही है, जो प्रशासन का है या मंत्रालय, उनके व्यय में कमी की जाए और लोगों के आय में वृद्धि का प्रयास किया जाए। किसानों की आय की 2 गुना वृद्धि करने की बात की गई, 2022 तक काफ़ी उसमें प्रयास किए गए मार्केट्स में। ठीक है, एपीएफसी में। ये तो बात होगी राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट जो है प्रशासनिक नीति, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया जाएगा, यानी कार्यपालिका द्वारा। प्रशासन क्या करेगा, जो भी उसके क्या है विभाग हैं, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, जितनी भी जमाखोरी है या कालाबाजारी है, उस पर क्या है, नियंत्रण करने का प्रयास प्रशासनिक नीति के तहत किया जाता है। ओके, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका भी अनुपालन ठीक ठाक से हो, इसका भी प्रयास किया जाता है। इसको लिए क्या किया गया था, डीबीटी लाया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, तो पीडीएस का जो प्रभावशाली तरीके से अनुपालन हो सके, इसकी व्यवस्था प्रशासनिक नीति में आती है। ठीक है, जो भी अनाज का विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्या है, अनाज जो भी गरीबों तक पहुंचाया जाता है, उसकी बात होती है इसमें। नेक्स्ट है, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में क्या है, काफ़ी वृद्धि या महंगाई है, तो उस चयनित वस्तु में क्या है, आयात में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, जैसे लहसुन का दाम अभी बढ़ा है, अगल बगल देशों से अगर लहसुन मिल रहा है तो उसको क्या है, आयात करके क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। और कोई वस्तु बहुत कम है लेकिन महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा, लहसुन की है, बात करें लहसुन एग्जाम्पल, तो उसके निर्यात में हम क्या करेंगे, अगर हम निर्यात करते हैं लहसुन को, तो निर्यात में कमी करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, ताकि यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये सारी 2-4 नीतियाँ हैं प्रशासनिक नीति के तहत। तो इस तरह हमने आज के वीडियो जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की बात की, 3 प्रकार से उपायों की बात की, 3 उपाय। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट के क्लास में हम नेशनल इनकम की। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।